नमस्कार दर्शकों, मैं इंदु बंसल एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा चारों तरफ है। राजनीतिक गलियारों में बहुत धूम है। सबकी ये जिज्ञासा है कि टिकट किसको मिलती है। हमारे साथ है हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार अशोक गोयल मंगाली वाला। आइए हम उनसे कुछ सामान्य सी बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। गोयल जी नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। गोयल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य सी बातें। इंदु जी, आपका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है जी, ये मेरा भविष्य है जी। मैं जब पैदा हुआ, जी, जिस घर में पैदा हुआ, जी, वो प्योर संस्कारिक परिवार था, जी, है। जी, और उस घर में पैदा हुआ जिसके पुरख लाला जुगल किशोर बंगाली वाले जी, एडवोकेट, फ्रीडम फाइटर, गुलाबी के टाइम में कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही होते थे, सच्चे सिपाही। गौरव ने काफी उन्होंने खरीदना चाहा कि तुम ये बंद करो टंबर, अगर सेन जयंती बनाना बंद करो, ये कांग्रेसी का डब्बर बंद करो। क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। अगर सेन महाराज जिंदाबाद, ये चाहिए। देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद मेरे दादा को हरियाणा का सबसे पहले राज्यसभा एमपी नियुक्त किया गया। दादा में तो एक क्वालिटी थी, बोला बेटा मेरे पे कोई भी काम लेके आता, मैं उसको दिल्ली नहीं बुलाता, मैं उसके घर बैठकर काम करवाता, घर बैठ कर चिट्ठी देकर आता, ले भैया मेरा तेरा काम हो गया। ये सेवा है। देखिए, जो जनता या पार्टी अपना नुमाइंदा चुनती है, जैसे दादा को राज्यसभा का अपना नुमाइंदा चुना हिसार की सेवा के लिए, हरियाणा की सेवा के लिए, बलवंत राय जी को सेवादार चुना, विधायक बनाया 6 बार पब्लिक ने अपनी सेवा के लिए, ना कि अपना घर चलाने के लिए। मैंने उनमें वो कार्यशैली देखी है। आज वो शराफत की वजह से आज नंबर 1 है। उन्होंने आज तक किसी से कोई रिश्वत नहीं ली, कोई एलिगेशन नहीं लिया, उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ने अटैक नहीं किया, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन जीवन जिया है, राजनीति की है, सेवा की है, घर बैठकर सेवा की है। वही चीज मैं करना चाहता हूँ। जी, आपके परिवार के बड़ों ने इस तरह से राजनीति की, तो स्पष्ट तौर पर जितना आपने हमें बताया कि उनके लिए राजनीति का अर्थ केवल ये नहीं रहा राज करने के लिए थी या सत्ता से, उनके लिए राजनीति थी लोगों के दिलों पे राज करने के लिए थी। उन्होंने लोगों के दिलों पे राजनीति की। अब आप बताइए कि आपके लिए राजनीति के मायने क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा दादा और हमारे अंकल जब राजनीति कर रहे थे पब्लिक सेवा के लिए, तो हम बच्चे थे, बिल्कुल इतना अनुभव नहीं था। अनुभव होने के बाद जब मैं विदेश गया, पहला कंट्री मेरा दुबई था। दुबई में जब मैं था तो मैंने देखा शेख मोहम्मद, वहां का रूलर राजा, कितनी सेवा कर रहा है। किसकी? लोकल नेशनल की नहीं, विदेशियों की। मैंने कहा ये है असली राजा, इनसे सीखो कुछ। मैंने करीब 25 साल उनसे काफी कुछ सीखा कि सेवा क्या होती है। राजा तो महल में रहकर निकलता नहीं, और वो राजा हर रोड पर, हर मॉल पर, इमिग्रेशन पर, लेबर ऑफिस के अंदर, जगह जगह पब्लिक से पूछता, टैक्सी में बैठता। हाँ, तो मैंने कहा ये है नेतागिरी, ये है नीति, ये है राजा, ये है पब्लिक का सेवादार। वो मेरे कन कन में घुसी। इन द मिनटन जब मैं दुबई बिजनेस कर रहा था, बड़ा बिजनेस था मेरा, अच्छा साइज बिजनेस है, और अनेक कंट्रियों में मैंने बिजनेस किया। तो मुझे ब्रह्म ऋषि गुरवानंद जी मिले। ब्रह्म ऋषि गुरवानंद जी जब मुझे मिले तो उनका आशीर्वाद रहा। जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि, मैं तेरे अंदर वो लक्षण देख रहा हूं, तो करोड़ों बंदा का आपके जरिए, आपकी सोच के जरिए, आपके साइन के जरिए बिन स्वार्थ फायदा होगा। जा जा, तो हिसार जा, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने गुरु से कहा, गुरु
मुझे बोलना भी नहीं आता। कहाँ भेज रहे हो? बोला दौड़, जहां तू दौड़ेगा वो साम्राज्य तेरा होगा, मैं तेरे पीछे हूँ, आशीर्वाद है। मैं दौड़ता आया 2019 में भी मेरा फर्स्ट नंबर था। मेरी शराफत की वजह से मेरा नाम कटा लोकसभा में। 2024 में भी मेरा फर्स्ट नंबर था, मेरी शराफत की वजह से यहाँ भी मेरा नाम कटा। अब विधानसभा में लोगों ने मेरे ऊपर मन बना लिया है कि अब की बार अशोक मनाली वाला। मेरा भी मन बन चुका है कि मैं लड़ूंगा, पब्लिक की सेवा करूंगा, बिन स्वार्थ सेवा करूंगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा कि मैंने कोई कॉमर्शियली भगवान के दया से मेरे पास सब कुछ है। मैं पब्लिक की सेवा तन और मन और धन लगाकर करना चाहता हूँ। गोयल जी, आपने राजनीतिक जीवन के कौन से ऐसे उतार चढ़ाव देखे, कौन से संघर्ष देखे, आपके क्या अनुभव रहे राजनीति से जुड़े हुए, जो ऐसे अनुभव हो? देखिए, हमारी तो नेचर में, हमारे तो शरीर के खून के अंदर एक एक चीज कतरा कतरा बसा हुआ शराफत। जी। शराफत की वजह से हम ट्रेड करते थे, शराफत की वजह से हम इतना बड़ा बिजनेसमैन बने जी। और बाजार के अंदर करोड़ों रुपए का उधार भी देते थे इंटरनेशनल। एक ईमानदारी। लेकिन राजनीतिक, इंडिया की राजनीतिक एक शराफत की राजनीतिक नहीं है। मैं महसूस किया बड़ी चालबाज, अंदर क्या बाहर क्या। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन गुरु से बात की, मैं गुरु मैं कैसे चलूंगा? बड़ा लगा रहा, एक दिन सब सुधर जाएगा, तेरे को मौका मिलेगा, तू सुधारेगा तभी। लेग पुलिंग तेरी हो रही है, होगी, सुधरेगा तभी, तू हिम्मत कर, चल आगे। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जिंदगी में हिम्मत नहीं हारूंगा, लगा रहूंगा। मेरे पास पीछे गुरुदेव है, गुरु का आशीर्वाद है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बिन स्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ, तन मन और धन से। ये मेरी सोच। गोयल जी, ऐसे कौन से समस्याएं आपने हिसार विधानसभा क्षेत्र में देखी है कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं हिसार विधानसभा क्षेत्र की इन समस्याओं को तो विशेष रूप से दूर करना चाहूंगा? मैं हिसार विधानसभा की कमजोर परिवारों की गलियों में गया। उन गलियों के अंदर सीवर लाइन की गलियों भरी हुई है, घर से बाहर नहीं निकलते बारिश के दिनों में। निकासी का प्रबंध नहीं है। और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसमें मिक्स होकर पीने के लिए जाता है। तो उन घरों का कितना बुरा हाल है। मेरा मन दुखा, काफी तबीयत खराब भी रही मेरी कुछ दिन। क्या ये भगवान के अवतार नहीं है? इनको जीने का हक नहीं है? मैंने अपना मन बनाया कि हर परिवार को, हर गली के अंदर मैं अपने पास से, मेरी संस्था एस्पाम फाउंडेशन हर जगह आरओ मशीन लगा देगी। 3-3, 4-4, 5-5 गलियों के अंदर हम हर घर में 20 लीटर आरओ का पानी देंगे, जहां आरओ मशीनें नहीं लगी हुई है किसी के घर में। दूसरा, सीवरेज जहां ब्लॉक है, मैं अपनी संस्था से एक वैक्यूम गाड़ी बना दूंगा। जिस गली के अंदर प्रॉब्लम है, मेरी अपनी गाड़ी जाएगी और वैक्यूम से पूरा सीवरेज को खाली कर कर हम उसको गली वालों को, मोहल्ले वालों को, कमजोर परिवार को वो सुख सुविधा दे दे ताकि तकलीफ ना आए। मैं 2 एम्बुलेंस लाके खड़ी की हुई है हमने यहाँ पर, ताकि रात के किसी भी टाइम फोन आए 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगी। मैं जब बना, मेरे हाथ मजबूत किए, मेरी जनता ने मुझे समझा, तो मैं हर 2-3 गलियों का एक मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा ताकि बेसिक दवाइयां इमीडिएट मिल जाए। कई एम्बुलेंस या बड़े डॉक्टर को बुलाने में समय लगता है, तो मैं उनकी वहां वो सेवा कर दूं। वो सेवा ऐसी हम कर रहे हैं। हमारा 16-17 सेक्टर के अंदर, रानी दादी मंदिर के अंदर हमारा बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहां हम आंखों का इलाज कर रहे हैं, दांतों का कर रहे हैं, जच्चा बच्चा फ्री कर रहे हैं, अब स्कैनिंग मशीन लगा रहे हैं, डायलिसिस लगा रहे हैं, कई ऐसी चीजें लगा रहे हैं कि जो मेरे अपनों की नॉमिनल पैसे में सेवा की जाए। अभी हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो सेवादार पब्लिक ने 2 बार बनाया। उन्होंने एक बात अनाउंस की कि अग्रोवा को मैं ट्रेन से जोड़ दूंगा। अभी तक फाइल नहीं चली। पब्लिक ने मुझे पहचाना, मेरी अपना ने मुझे पहचाना, तो मैं जिस रोज विधायक बन के आऊंगा, विद इन 7 डेज मैं अपनी संस्था की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशन बस हिसार बस स्टैंड से लेकर अग्रोवा मेडिकल कॉलेज तक फ्री चला दूंगा।
और 2 साल के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे अग्रवाल परिवार इंटरनेशनल मुझे इतना फंड देने के लिए तैयार है, मैं हिसार से अग्रवाल को मेट्रो से जोड़ दूंगा। ये मेरा मिशन और विजन है। मैंने हिसार के अंदर कोई बाथरूम पब्लिक नहीं छोड़ना जहां नीट एंड क्लीन ना हो। अभी भी मैंने राजगुरु मार्केट के लिए थे बाथरूम, वो सत्ताधारियों ने मुझसे वापस ले लिए। अभी मुझे 2 साल से बस स्टैंड के बाथरूम गोद लिए हैं और आप देख सकते हो, आपका मीडिया हो, कि कितना नीट एंड क्लीन पब्लिक सेवा कर रहा हूं। जो विधायक बनकर, जो सेवादार बनकर बाथरूमों की सफाई के लिए ध्यान रख सकता है जी, तो पब्लिक के जीवन के लिए क्या नहीं कर सकता। जो बात दर्शकों, अभी आप सुन रहे हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र से अशोक गोयल जी को। दर्शकों, ये तो हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आपने देखा कि कितने दृढ़ शब्दों में गोयल जी अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर उन्हें सत्ता में आने का मौका मिलता है, क्योंकि वो खुद भी संपन्न है, उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ऐसा कार्य करूंगा जिससे क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं को सामना न करना पड़े। और मैं अपने सत्ता के दावेदार प्रोग्राम के माध्यम से एक ये भी बात कहना चाहूंगी, सभी राजनीतिक दलों के सामने भी ये बात रखना चाहूंगी कि जो इतने मजबूत इरादे रखता है, आप उनको टिकट दीजिए, वो आगे आए, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की जनता उनके साथ हो। क्योंकि अगर आप किसी भी गलत दावेदार को टिकट देते हैं तो इतना निश्चित है कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गोयल जी, आपने अभी बहुत सी बातें बताई कि किस तरह से आपने यहाँ की समस्याओं को जाना है और आप दूर करने का न केवल प्रयास कर रहे हैं, अपितु ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो इन समस्याओं को दूर अवश्य करूंगा। अब आप ये बताइए कि आप किस तरह से सबके सामने अपनी टिकट की दावेदारी को बहुत मजबूत मानते हैं? देखिए, सबसे पहला टिकट की मजबूत दावेदारी मेरा स्लोगन है। जी बिल्कुल। जाति नहीं जी, माटी। जी बिल्कुल। मैं जाति नहीं माटी। जी, ये स्लोगन बोलता है, ऑलराउंडर स्लोगन है जी, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जी, मेरा भविष्य मेरे साथ, मेरे अपनों का कैसे जुड़ेगा। जी, मैं कोई शोषण करने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। जो एक सेवादार बनता है, एक चौकीदार बनता है, जी, हिसार का रखवाला बनता है, जी, उसका फर्ज है पब्लिक की, अपनों की, जी, वोटर की सेवा करना। दर्शकों, टिकट किसको मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, इतना निश्चित रूप से है कि किसी भी राजनीतिक दल को विपरीत दावेदार को टिकट देना होगा। अभी हम सुन रहे थे हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार अशोक गोयल मंगालीवाला जी को। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी बात राजनीतिक दलों के सामने रख दी है। अब आपके ऊपर ये बनता है कि आप किसको चुनकर आगे लाते हैं। हमारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं ऐसे ही दावेदारों के साथ हैं जो अपने क्षेत्र की जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। फिर हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप बने रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर चुका है। सभी राजनीतिक दल टिकटों का बंटवारा बहुत सोच समझ कर करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित होकर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। वहीं भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय हमें बताएगा। फिलहाल हमारे साथ है महम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार दीपक हुड्डा। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सामान्य सी चर्चा करते हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी, सबसे पहला पड़ाव हमारा परिवार होता है। परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सबसे पहले सभी को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कुछ। पारिवारिक बैकग्राउंड काफी मुश्किलों भरा रहा। बचपन में माँ बाप खो दिए थे। 3 साल की उम्र में माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनका तो चेहरा भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। 11वीं क्लास पास की तो फादर साहब गुजर गए थे। 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अभी आपका इंटरव्यू अच्छे से करना है, नहीं तो मैं जब भी फादर साहब को याद करता हूँ तो कलेजा फटने को हो जाता है। दीपक, उनकी शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेगा।
और वो एक अलग स्फूर्ति और जोश को भी पैदा करता है कि हाँ, मुझे अपने माता पिता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य और अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है, और आप कर भी रहे हैं। बस ये भगवान की कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी। फिर 12वीं की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मेरी बड़ी सिस्टर थी जी, तो पारिवारिक समस्याओं के चलते वो भी घर आके रहने लगी थी जी। उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। मेरी भांजी तो नर्सरी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट में, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मांगी थी उसमें, और एक 3,500 रुपए की मुझे जॉब मिली थी। दिन रात खेती बाड़ी कर लेता था, जमीन मेरी इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी अंकल जी की ले लेता था, उनकी जमीन में खेती बाड़ी करता। हाँ, कबड्डी मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि बिना पैसे का खेल था। जब पैसे मेरी पढ़ाई के लिए नहीं थे तो कोई ऐसी चीज मैं कर नहीं सकता था जिससे मैं एक पैसा वेस्ट भी कर सकूं, क्योंकि बहन को भी देखना और बच्चों को भी पढ़ाना। तो सुबह 2:30-3 बजे हर रोज उठता था। 50-50 किलोमीटर रनिंग भी कर रखी मैंने अपने जीवन में, और बिना गुरु का खिलाड़ी हूँ। मेरे जीवन के स्टार्टिंग के 3-4 साल कोई गुरु नहीं था, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। 7 बजे मुझे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता था, प्राइवेट स्कूल था, जल्दी जाना पड़ता। जो लोग ये बोलते होंगे कि जीवन में समस्याएं क्या है, मैं दिन में 2:30-3 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती तब जाके खाना खाता था, इतनी मेहनत के बाद। वही मेरा ब्रेकफास्ट लंच होता था और कभी भूख नहीं लगती थी। मैं आज उस समय को याद करता हूँ तो मैं खुद पे हैरान होता हूँ कि कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा या मेरे स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद रहा, बिल्कुल अपने बच्चे पे कि ये कुछ कामयाब हो जाए। तो बहुत स्ट्रगल भरा दौर रहा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। जीवन में बहुत संघर्ष देखा है जी। दर्शकों, इतना तो साफ तौर पे ही पता चलता है कि अगर हम सच्चे दिल से और सच्ची मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो स्वयं ईश्वर भी हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। दीपक जी, आप अपनी राजनीतिक प्रेरणा स्रोत के बारे में बताइए, क्योंकि आपका जो रहा, आपने बताया कि बहुत विषमताओं को आपने अपने जीवन में फेस किया है, देखा है। तो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं आपके? आपने कैसे निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में आना है? मैं खुद तो पहले जीवन में इतनी समस्याएं थी जी, और खेल जीवन में तो मेरे बहुत ज्यादा समस्या रही। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं इंडिया टीम कैंप छोड़कर राजनीति में आया था, तो उसके पीछे भी काफी समस्याएं रही होंगी। जी, बिल्कुल। मैं उन समस्याओं से परेशान होकर कि मेरे खेल जगत में अगर इतनी समस्याएं हैं, और मैं आप सबको एक जानकारी और देना चाहूंगा। जो लोग बिना मतलब सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, सरकार कोई भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे जो छवि बनाई ना बाहर देशों में, पिछले 10-11 साल से देश का प्रतिनिधित्व किया। 140 करोड़ भारतीयों का कप्तान होने का भी गौरव मिला मुझे। इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी, मेरा तो जीवन सफल हो गया। अर्जुन पुरस्कार मिला। लेकिन जो बाहर देशों में जो पहले जाते थे, और अब जो छवि हमारी, जो भारत देश का खिलाड़ी बोलते हैं, जो दूसरे देशों के खिलाड़ी, प्रेसिडेंट तक दूसरे देशों के मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ते हैं कि भारत की, बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंस आया। लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं सरकार पे, अगर खेल में कोई भी दिक्कत आ जाए, किसी भी खेल से, हमारी कबड्डी का खेल संघ 2017 से सस्पेंड है जी, हमारा कबड्डी का, और काफी कुछ गलत भी हो रहा था उसमें। तो मैं अपना कैंप छोड़ के आया था, और मेरी राजनीति के प्रेरणा स्रोत मेरे गुरु, मैंने अनुराग ठाकुर जी को माना है। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा हूँ। पहले मेरा राजनीति का विचार बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पहले से उनकी स्पीच वगैरह हमेशा से सुनता आया हूँ, जिस बेबाक तरीके से वो देश के लिए बोलते हैं और काम करते आए। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैं अगर राजनीति में आता हूँ तो जो समस्याएं मैंने देखी है उनको दूर कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखो, मुझे पहले नहीं पता था कि मतलब हमारे समाज में, गाँव में, धरातल पर इतनी गहराई से इतने ज्यादा लोग परेशान है। मैं सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके आया था कि ये जो खेल जगत है, अगर मैं इतने नीचे से आ सकता हूँ, नीरज चोपड़ा जैसा मेरा भाई, और भी जो देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, वो यहाँ तक एक धरातल से ही तो आए हैं जी। अब प्रतिभाएं तो देखो गाँव में बहुत ज्यादा बसती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये हमारे देश के ऐसे मिट्टी की ताकत है, मिट्टी की हमारी मिट्टी में है जी, बिल्कुल। हमारी मिट्टी का कोई कोना उठा लो, मिट्टी के एक मुट्ठी में हजारों प्रतिभाएं हैं। तो मैंने सोचा था कि इन प्रतिभाओं को तो शुरुआती दौर में जो दम तोड़ देते हैं, या इन समस्याओं की वजह से, चाहे वो कोई भी समस्या हो, जो खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं, उनको मैं दम तोड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो उस वजह से आज कि मेरे जैसे हजारों दीपक हुड्डा हरियाणा की मिट्टी से निकलेंगे। जी। दीपक जी, जब हम आपके क्षेत्र में आए तो मैंने आपका एक स्लोगन पढ़ा, सोच एक, लक्ष्य एक, विकसित महम। तो आप महम को विकसित
किस रूप में करना चाहते हैं? आपने ऐसी कौन सी कमियां ऐसी देखी है महम में, और जो आप चाहते हैं कि हाँ, अगर मुझे पार्टी योग्य समझती है तो मैं महम के लिए इन विकास योजनाओं को जरूर लाना चाहूंगा? देखो, पहले तो मुझे मेरी पार्टी का आशीर्वाद चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ जी। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, मौका देती है, तो पहले तो मैं उन नेताओं को बोलना चाहूंगा, चाहे वो महम में हो या हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में, सड़कें नहीं, गलियां नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली गंदे नाली से भरे रहते हैं पानी, लोगों को पीने का पानी नहीं है, घरों में सप्लाई का पानी नहीं है, लोगों को खुजली हो रखी है, इतना गंदा पानी उनके घर में सप्लाई हो रहा है। जोहड़ वगैरह में, जो गाँव में जोहड़ होते हैं, गाय भैंस जिसमें नहाने के लिए जाती है, पानी पीने के लिए, इतनी गंदी हालत है, वो बीमार वैसे ही हो जाते हैं। और इन समस्याओं के लिए इन लोगों को पूरे 5 साल घेरे रखा है, जबकि ये काम तो ऐसे हैं जिनके लिए जनता को जाना नहीं चाहिए। आप खुद उन समस्याओं में जी हो, आपने उन मैं दिन रात उन समस्याओं में जाना है। एक बात बताओ जी, बिल्कुल। विकसित महम कैसे होगा जब 5 साल आप सड़क को, गलियों, नालियों में उलझाए रखेंगे जनता को, बेचारों को। जनता भगवान का रूप है, इनको इन समस्या में उलझाओगे आप। काम होते हैं जी, मैंने तो सोच रखा है जी, मेरे जैसे कम से कम 500-700 दीपक हुड्डा निकलने से। एक के गांव में 5-5 खेल नर्सरियां हैं। हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले 972 खेल नर्सरियां दी हरियाणा को। 972 जी, ये छोटा आंकड़ा नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन फायदा क्या? जो यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि बन गया, जो जिसको विधायक बना दिया, वो काम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। इन गाँव में, एक के गाँव में सीसर है, मदीना है, बड़े बड़े गाँव, बड़म्बा है, मोखरा है, इन गाँव में 400, 500, 600 खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन बाहर कितने निकल पाते हैं? 1, 2, 4, 5, 10। क्यों? वो दम तोड़ देते हैं बेचारे। अगर ये तकरीबन, अगर मैं नहीं बोलता कि मैं एकदम चुटकी बजाऊंगा और कोई जादूगरी कर दूं, लेकिन अगर इनमें से 50% भी कामयाब हो गए, 50-60%, तो एक गांव से 200 खिलाड़ी सरकारी जो अच्छे लेवल पे, कुछ देश के लिए खेलेंगे, कुछ बढ़िया सरकारी नौकरी में लगेंगे। कोई रेलवे में टीटी होगा, कोई आर्मी में अफसर होगा, कोई नेवी में होगा, कोई बैंक्स में होगा, कोई लीग्स खेल रहा होगा। एक रास्ता मिलेगा। हर खेल की लीग चल रही है जी आज के दिन। जी बिल्कुल। हर खेल की लीग है। एक अच्छा उसको अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा सम्मान मिलेगा, उसके फैमिली की लाइफ ठीक होगी, उसके गांव का नाम होगा, हमारे रोहतक जिले का होगा, हरियाणा का, भारत देश का होगा, बिल्कुल होगा। और अगर एक खिलाड़ी कामयाब होता है ना, तो 3 पीढ़ी सुधरती है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जी, कोई एक अच्छी जगह बच्चा कामयाब हो गया तो 3 पीढ़ी सुधर जाती है। और एक सबसे बड़ी जरूरत, नशे से दूर रहेंगे, खेल में अच्छा ध्यान रहेगा, नशे से दूर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, पूरे गांव में अच्छा मैसेज आएगा। सबसे बड़ा विषय तो यही हो गया। आप कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा दो कि पूरा हरियाणा, पूरा भारत देश देखे। दूसरी बात, यातायात के नाम पे एक ट्रेंड चला रखा लोगों ने वोट लेने के लिए। हमारी बहन बेटियों के लिए बस चला दिया, अच्छी बात है, सेवा करती। आप सरकारी बस भी लगवा सकती है, आप विधायक हो जी। हाँ, सरकार से कह सकते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में ये आप आना जाना, पढ़ाई। पूरे महम के इतने सारे गांव के, पूरे महम कस्बे के पूरे आप विधायक हो जी। 42-43 गाँव के ऊपर विधायक हो आप, महम शहर के ऊपर विधायक हो आप। एक सरपंच भी मगर मेहनत करे तो गांव को चमका के जगमग कर देता है, आदर्श गांव का दर्जा ले लेता है। आप विधायक हो, आप ये काम नहीं कर सकते। दर्शकों, अभी हम दीपक हुड्डा जी से बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, महम विधानसभा क्षेत्र से, और बहुत साफ शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं कि जो वर्तमान के विधायक है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि पूरा क्षेत्र ही जगमग हो जाए। खैर, चलिए हम बातचीत का अपना सिलसिला जारी रखते हैं। दीपक जी, आपके महम विधानसभा क्षेत्र से और भी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और स्वाभाविक सी बात है, आप सब भी ये जानना चाहते होंगे कि आप अपने टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं। देखो जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रबल मानता हूँ। पार्टी का आशीर्वाद चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे महम में जब तक एक अच्छा युवा प्रतिनिधि बन के नहीं आएगा तो इन गाँव के लिए मेहनत कौन करेगा। मैंने तो जी अपनी जिंदगी में 24 में से 20-20 घंटे मेहनत कर रखी। दीपक जी, आपको अर्जुन अवार्ड मिला कबड्डी में, और आपने अपने न केवल अपने क्षेत्र को बल्कि हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो खिलाड़ियों के लिए आपकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से लाना चाहोगे?
बहुत से मेरे खिलाड़ी साथी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से अपने बेटे, अपने भाई को सुन रहे होंगे जी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिन रात आपकी सेवा, आपकी हर एक समस्या, जैसे मैंने पहले बोला, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ये सड़कें, गली नालियां, इनके लिए तो आपको मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, और ना मैं आपको मौका दूंगा कि आप इन छोटे छोटे कामों के लिए आए, क्योंकि ये मेरी प्राथमिकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आप सब लोगों को बोलने का नहीं है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। फिर आती है बात शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, एजुकेशन, इन सब के ऊपर ध्यान देना है। खेल तो मेरा सबसे पहले रहेगा, मैं आता हूँ खेल के ऊपर जी। बहुत से मेरे साथी सुन रहे होंगे, मुझे सुनते भी हैं, देखते भी हैं, वो सब चाहते हैं कि मैं भी दीपक हुड्डा बनूं, नीरज चोपड़ा बनूं, मनु भाकर बनूं, और भी किसी बड़े खिलाड़ी को अपना मोटिवेशन मानते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन उनको शुरुआती दौर का बिल्कुल नहीं पता जी कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से। उनको रास्ता ही नहीं पता, किस रास्ते पे हमें चलना है। बिल्कुल। मेरी तरह वाला कोई हो, मेरी तरह और भी ऐसे युवा होंगे जो चाहते होंगे, योग्य है, बहुत ज्यादा योग्य जी, मैं खुद बोल रहा हूँ। हर गांव में प्रतिभाएं भरी पड़ी है। उनके लिए मैं चाहता हूँ एक तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर महम में खोला जाए, जैसे हमारा साई स्पोर्ट्स सेंटर है, और ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। हर खेल का, किसी भी खेल के खिलाड़ी को ये नहीं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने साई सेंटर खोले हैं। मैं काफी साल राजस्थान से खेला हूँ, पिछले साल ही वहाँ 33 साई सेंटर खोले गए थे, मुझे याद है ये तो, क्योंकि मुझे याद है उस समय मैं वहाँ मौजूद था। तो ऐसे ही एक साई सेंटर में सरकार से अपील करूंगा कि महम में भी खोला जाए, और वो हर खेल के खिलाड़ी के लिए हो। साथ के साथ मैं ये चाहूंगा कि मेरे जैसे अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर खिलाड़ी, जो भी किसी भी खेल का हो, हमारे नीरज चोपड़ा भाई हैं, या शूटिंग मनु भाकर हुआ, या जैसे बॉक्सिंग में मेरी धर्मपत्नी स्वीटी बुरा जी हैं, रेसलिंग में योगेश्वर भाई हुआ, ऐसे ऐसे और खिलाड़ियों भाइयों को लाऊं। वीकली नहीं तो मंथ में मैं चाहता हूं कि एक ऐसा उनके लिए जागरूक दिवस या उनको मोटिवेशनल डे उनका रखा जाए, ताकि उन खिलाड़ियों के बीच में कोई समस्या है तो उनको पता चले, मेंटर के तौर पे आए, इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। बिल्कुल। ताकि उनको पता लगे कि आपको सीधे तक पहुंचना कैसे है जी। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी जी। और हर गांव में मैंने अभी भी, शायद आपको नहीं पता जी, बिल्कुल मैंने खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशा गोन जी, बिल्कुल, ये अभियान चलाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया नीति को आगे बढ़ाते हुए। इसके तहत मैंने सैकड़ों गाँव में खेल किट दी है, और अब खेल प्रतियोगिता कराई है। अब चुनाव का थोड़ा दौर आप समझ सकते हैं, व्यस्त समय आ गया है, नहीं तो मैंने तकरीबन 20 गाँव में खेल प्रतियोगिता कराई। उसके तहत मैंने ये नहीं किया कि सिर्फ युवाओं का खेल होगा, वो तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मेरे खिलाड़ी भाई आगे बढ़ाने हैं। जिस गांव में जो खेल प्रतियोगिता थी, कहीं फुटबॉल है, कहीं हॉकी, कहीं कबड्डी, कुश्ती, वो तो रखा ही। साथ में मैंने बुजुर्गों की दौड़ रखी, महिलाओं की दौड़ रखी, मटका दौड़ रखी। मेरी युवा बहनें हैं जो, उन्होंने किसी ने किसी गांव में बोला कि हमारे लिए एक छोटी सी दौड़ रख दो, ताकि पूरे गांव में एक माहौल खेल का जाए, नशे से दूर रहने के लिए जाए। और युवा खिलाड़ी साथी जिसमें जिसकी रुचि है, अगर वो हमारे बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, पिताओं को भागते हुए दिखे तो उनके अंदर कितनी एनर्जेटिक महसूस होगा, और पूरा गांव उस दिन इकट्ठा हो जाता है। तो मैं इस मुहिम को चुनाव के बाद रुकने नहीं दूंगा, मैं इसको इतने बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा कि महम के घर से अगर किसी भी खिलाड़ी के अंदर इतनी सी टीस है ना खिलाड़ी बनने की, तो रुकेगा नहीं, वो उठ के मेरे साथ भागेगा। दर्शकों, दीपक हुड्डा को सुनने के बाद इतना तो मैं भी निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि जिस तरह से मतदाता जागरूक है कि मुझे अपने मत का प्रयोग क्या करना है, उसी तरह से राजनीतिक दलों को भी सजग रहना होगा कि हमें किस सत्ता के दावेदार को, किस टिकट के दावेदार को आगे लाना है, किसे हमें टिकट देनी है, क्योंकि जो इतना अच्छा सोच सकता है वो उससे ज्यादा अच्छा करने की सामर्थ्य भी रखता है। हमारे साथ है दीपक हुड्डा, जिनको आपने अभी सुना, बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं, न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि अपने क्षेत्र का भी उज्जवल भविष्य देखते हैं। हम ये शुभकामना रखते हैं कि वो विजयी रहे, आगे आए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए इसी तरह से हमारा सिर हमेशा गर्व से ऊंचा करते रहें। हम जल्दी फिर मिलते हैं अपने सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।